तो आज की क्लास में बेटा हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। समझते हैं कंस्ट्रेंट होता क्या है। तो देखो, अभी तक हमने जितने भी डीबीएमएस क्लासेस में अगर हमने बात की ट्रांजैक्शंस की या हमने एसिड प्रॉपर्टी की बात की, तो हमने देखा जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, आप करते क्या हो, ट्राई ये करते हो कि आपका डेटाबेस जो रहे वो कैसा रहे, कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कंसिस्टेंट स्टेट के लिए आपके पास एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को आप फॉलो करते हैं। उसी में से एक मेजर फैक्टर है बेटा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट अप्लाई करने से आपका जो डेटाबेस होता है वो आपका कैसा रहता है, कंसिस्टेंट स्टेट में रहता है। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में, कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं और कंस्ट्रेंट को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो कॉलम्स के साथ या टेबल्स के साथ। So one of the core functions of any database management system to ensure the integrity of data during its life cycle. Data integrity in simple terms means that data should remain consistent and accurate as time goes by. ठीक है, आपका डेटाबेस कैसा रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। In Oracle, constraints are a facility to enforce rules to make sure that only allowable data values are stored in the database. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने एक टेबल बनाया और उस टेबल में मैंने बोला एक पर्टिकुलर कॉलम, जिस कॉलम को अगर मैं बोलूं कि इसमें हम केवल नॉर्मल वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया। आप क्या एनफोर्स करना चाहते हो, कंस्ट्रेंट एनफोर्स करना चाहते हो। सो इन ओरेकल कंस्ट्रेंट्स आर अ फैसिलिटी टू एनफोर्स रूल्स to make sure that only allowable data values are stored in the database. A constraint, as the name suggests, puts restrictions, checks on the type or value of data that can be stored in the database table. So there are 5 types of constraints available in Oracle, and these are not null constraint, check constraint, unique constraint, primary key constraint, foreign key constraint. अगर मैं इसमें से एक बात बताऊं आपको बच्चे, तो जो चेक है, यूनिक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, ये तो आपके कंस्ट्रेंट्स है। स्टार्टिंग में जब ओरेकल के जो कहना चाहिए आपके ट्रेडिशनल वर्जन्स थे, उसमें जो नॉट नल था वो प्रॉपर्टी था। क्या था, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रेंट नहीं था। ठीक है, बाकी कंस्ट्रेंट थे, नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं था। ठीक है, आज के डेट में जो हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात करते हैं उसमें सारे के सारे कंस्ट्रेंट है, नॉट नल, चेक, यूनिक, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। एक एक को समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं नॉर्मल कंस्ट्रेंट की, तो अगर आप देखो बाय डिफॉल्ट जब आप टेबल क्रिएट करते हो, बाय डिफॉल्ट अभी तक जितने भी आपने टेबल बनाए उसमें आप नल वैल्यूज पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नल वैल्यूज रख सकते हो ना। ठीक है, आप नल वैल्यू जैसे ही पुट करते हो तो कोई भी एरर जनरेट नहीं होता है। तो बाय डिफॉल्ट ऑल कॉलम्स इन अ टेबल कैन कंटेन नल वैल्यूज। इफ यू वांट टू एंश्योर दैट अ कॉलम मस्ट ऑलवेज हैव अ वैल्यू, it should be it should not be left blank, then we have to define a not null constraint on it. जब आप अगर चाहते हो कि आपका जो कॉलम है उसमें कोई ना कोई वैल्यू आप इनपुट करो तभी वो एक्सेप्ट करे, नल वैल्यूज को एक्सेप्ट ना करे तो आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, so the database will throw an error if null values are entered in the column which has not null applied on it. So if you apply not null constraint, then you have to add or you have to insert any value in the column. Okay, अगला है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट की हम बात कर रहे हैं। यूज द चेक कंस्ट्रेंट टू वैलिडेट वैल्यूज एंटर्ड इनटू अ कॉलम। सपोज दैट एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें एज नाम का कॉलम है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो एज की वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 18 एंटर कर पाऊं, मतलब जिसका एज 18 से एबव हो वही एंटर हो पाए। तो अगर आप 15 एंटर करने की कोशिश करोगे तो एरर जनरेट होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपका चेक कंस्ट्रेंट के थ्रू हो जाएगा। चेक कंस्ट्रेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को वैलिडेट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, इसको आप वैलिडेट करना चाहते हो, चेक कंस्ट्रेंट। अगर आप चाहते हो कोई सिटी नाम का कॉलम है, सिटी कॉलम है और सिटी कॉलम में आप चंडीगढ़ एंटर करवाना चाहते हो या आप बद्दी एंटर कराना चाहते हो या राजपुरा, इसके अलावा कोई भी अगर सिटी एंटर करो तो एरर जनरेट हो, तो ये भी किससे हो जाएगा, चेक कंस्ट्रेंट से। चेक कंस्ट्रेंट से आप स्पेसिफिक वैल्यू या रेंज ऑफ वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हो और बाकी वैल्यूज को डिक्लाइन कर सकते हो। ओके,
So for example, in employee table, we might not want the salary to be negative. ये check constraint से हो जाएगा बेटा. For such a situation, we define a check constraint. Then हम बात करते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट की. यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब जितनी भी वैल्यूज हो वो आपकी यूनिक हो, रिपीटेड वैल्यूज को एक्सेप्ट ना करें. जैसे मैंने अगर 1 एंटर कर दिया और दोबारा अगर मैं 1 एंटर करने की कोशिश करूं तो क्या आना चाहिए बेटा? एरर जनरेट होना चाहिए. लेकिन यूनिक कंस्ट्रेंट में आप नल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हो. वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए लेकिन नल एक्सेप्टेबल है. ओके, सो अ यूनिक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट रिक्वायर्स दैट एवरी वैल्यू in a column or set of columns be unique. That is, no two rows of a table have duplicate values in a specified column or set of columns, but null values is still allowed. Okay, then बात आती है प्राइमरी की. जैसे आपने यूनिक पढ़ा और नॉट नल पढ़ा. प्राइमरी की इज द कलेक्शन ऑफ यूनिक प्लस नॉट नल. यूनिक प्लस नॉट नल, ठीक है. मतलब वैल्यू यूनिक भी होनी चाहिए और नल भी नहीं होनी चाहिए. लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक टेबल में एक कॉलम से ज्यादा प्राइमरी की आप नहीं बना सकते. मतलब एक ही कॉलम जो होगा वो प्राइमरी की बन सकता है, उससे ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती. तो एक टेबल में जो प्राइमरी की होंगे वो केवल एक होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे. सो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट. द कॉलम और द सेट ऑफ कॉलम ऑन विच प्राइमरी की इज डिफाइंड will allow only unique and not null values. However, primary key itself has a constraint that in a table there can be only one primary key constraint. Then बात करते हैं बेटा फॉरेन की. जब आप दो टेबल को ज्वाइन करते हो, याद करो हमने ज्वाइन में पढ़ा था. सपोज दैट अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है बेटा, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है, और एक आपके पास डीपीटी टेबल है. जस्ट अ मिनट. एक आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में आपके पास कुछ कॉलम्स है बेटा. जैसे एम्प्लॉय नंबर है तो मैंने बोला ENO. ENO मतलब एम्प्लॉय नंबर. और यहां पास मैंने बोला ई नेम, और फिर मैंने बोला एड्रेस. ऐसे करके मैंने एम्प्लॉय टेबल एक बनाया जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है. ठीक है. उसके बाद मेरे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है जिसका नाम है DPT. ठीक है. अब डिपार्टमेंट टेबल पे मेरे पास देखो एक D नंबर है, तो मैंने लिख दिया DNO. फिर मैंने लिखा D एड्रेस, और फिर मैंने यहां यूज किया एम्प्लॉय नंबर. तो देखो जब दो टेबल को आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? दोनों में कॉमन कॉलम देखना पड़ता है. एक में प्राइमरी की होता है, दूसरे में वो फॉरेन की होता है. तो जैसे EMP टेबल में अगर एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है तो बट ऑब्वियस है डिपार्टमेंट टेबल में वो क्या होगा? फॉरेन की होगा. तो जब आप फॉरेन की बनाना चाहते हो तो बट ऑब्वियस वो दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए. एक टेबल में प्राइमरी की होगा, दूसरे टेबल में फॉरेन की होगा. ठीक है. So it is frequently required that data in one table should be validated by comparing it to data in another table. ठीक है. To achieve this kind of data integrity, foreign key constraint is used. This type of validation is also known as referential integrity या referential key constraint. तो foreign key को हम referential key भी बोलते हैं या referential key constraint भी हम बोलते हैं. अब ध्यान रखना कि अगर foreign key की हम बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है फॉरेन की में वही वैल्यूज होंगे जो प्राइमरी की में. ठीक है. अगर मुझे कुछ दूसरी वैल्यू अगर यूज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो प्राइमरी की वाला टेबल है जिसको हम बेस टेबल बोलते हैं. समझो मेरी बात. जैसे मैंने यहां आपको बताया ना कि एक टेबल आपका एम्प्लॉय था और एक आपका DPT टेबल था. एम्प्लॉय टेबल जो हुआ वो आपका पेरेंट टेबल कहलाएगा बिकॉज प्राइमरी की है वहां, और एम्प्लॉय नंबर को आपने डिपार्टमेंट में यूज किया वो फॉरेन की है तो ये आपका चाइल्ड टेबल कहलाएगा. तो जहां आपका प्राइमरी की है वो पेरेंट टेबल कहलाता है या बेस टेबल. जहां आपका फॉरेन की है उसको हम चाइल्ड टेबल, ठीक है, चाइल्ड टेबल बोलते हैं. या ऐसा टेबल जो कि क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है पेरेंट टेबल से. ठीक है. तो जब भी आपको वैल्यूज इंसर्ट करने होंगे फॉरेन की में या फॉरेन की वाले कॉलम्स में तो वैल्यूज केवल वही यूज होंगे
जो कि प्राइमरी की या पेरेंट टेबल में है। तो अगर कोई वैल्यू यूज करना है तो सबसे पहले आपको उसको पेरेंट टेबल में इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और वही वैल्यू जो आप यूज कर सकते हैं, या नल वैल्यू भी आप यूज कर सकते हो। फॉरेन की में नल हो सकता है, फॉरेन की में डुप्लीकेट एंट्रीज हो सकती है, लेकिन वो डुप्लीकेट एंट्रीज प्राइमरी की से रिलेटेड होनी चाहिए, प्राइमरी की में वो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। So it is frequently required the data in one table should be validated by comparing it to data to another table. To achieve this kind of data integrity, foreign key constraint is used. This type of validation is called referential integrity. A foreign key constraint always make reference to a primary key or the base table or the parent table or a unique constraint of other table. The table that has a foreign key is called child table or referencing table. इसको हम क्या बोलते हैं? Referencing table भी बोलते हैं. The table that has a primary key or unique constraint defined is called parent table or reference table. अब यहां तक बात अपने को समझ में आ गई, यहां तक चीजें समझ में आ गई. Oracle allow us to apply constraint either at the column level or at the table level. अब बात आती है कि अगर मुझे constraint अप्लाई करना है तो constraint कैसे अप्लाई कर पाओगे? तो constraint जो अप्लाई करने का तरीका है बेटा, दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो. एक कॉलम पे डायरेक्टली, जहां आप कॉलम क्रिएट करते थे, टेबल क्रिएट करते हो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम जहां लिखते थे वहां आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है. दूसरा टेबल लेवल पे कर सकते हो, ठीक है. कैसे करेंगे समझते हैं. तो दो तरीके हैं, एक है कॉलम लेवल, एक है टेबल लेवल. सो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट आर डिक्लेयर्ड एज पार्ट ऑफ कॉलम डिफाइंड डेफिनेशन एंड अप्लाई ओनली टू दैट कॉलम. जो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट है वो क्या होता है? कॉलम के डेफिनेशन के साथ अप्लाई होता है, ठीक है. Table level constraints are declared independently from any column definition and may apply to one or more columns in the table. A table constraint is required when we use to define a constraint that apply to more than one column. Column level में आप कॉलम के साथ अप्लाई करते हो, टेबल लेवल में आप पूरा कॉलम डिफाइन होने के बाद आप कॉलम लेवल पे सॉरी टेबल लेवल पे डिफाइन करते हो. उसमें क्या करते हो? एक कंस्ट्रेंट को आप मल्टीपल कॉलम्स के साथ अप्लाई करते हो इन जनरली. तो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट तब अप्लाई करना चाहिए जब आप एक कंस्ट्रेंट को मल्टीपल कॉलम के साथ अप्लाई करना चाहते हो. और कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट में क्या होगा? एक कॉलम पे आपने कंस्ट्रेंट लगा, सिंपल. अब अगर कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो तरीका देखो. आप क्या लिखते हो? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आपने बोला कॉलम 1 डेटा टाइप, देन कंस्ट्रेंट कीवर्ड लिखा, देन आपने लिखा कंस्ट्रेंट का नाम और फिर बताते हो कंस्ट्रेंट का टाइप, जैसे नॉट नल, यूनिक या प्राइमरी की या चेक कंस्ट्रेंट, ओके. देन कॉलम 2 डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट इज द कीवर्ड, देन कंस्ट्रेंट का नाम, देन कंस्ट्रेंट का टाइप. ऐसे करके आप मल्टीपल कंस्ट्रेंट को कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो ऐसे करके आप अलग अलग कॉलम्स पे कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हो. करके देखते हैं बेटा. अब आपको देखो क्वेश्चन क्या है. आपने बोला क्रिएट अ टेबल कॉल्ड स्टूडेंट. आपको एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है विद द फॉलोइंग कॉलम्स एंड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है. आपको क्या कंस्ट्रेंट लगाना है, कौन से कॉलम्स बनाना है, देखते चलो. जैसे मैंने लिखा रोल नंबर, नंबर टाइप का है, शुड नॉट एक्सेप्ट रिपीटिंग वैल्यूज, ठीक है. तो रिपीटिंग वैल्यूज नहीं चाहिए, मतलब यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा. नेम कैसा है? वैरकैट 2 टाइप का है, ठीक है. शुड नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज, नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा? नॉट नल, नॉट नल. फिर परसेंटेज है नंबर, कोई भी कंस्टेंट यहां नहीं है. फिर एज मान लो नंबर टाइप का है, एज है आपका नंबर टाइप का, और सिटी जो है आपका वैरकैट टाइप का है, वैरकैट 2, ठीक है. आपने ऐसा कंस्टेंट बोला. अब बात को समझो. अब आपने बोला एज के लिए क्या कंस्टेंट अप्लाई करना है कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18. एज क्या होना चाहिए? 18 से बड़ा होना चाहिए. तो क्या करेंगे? कौन सा कंस्टेंट लगाएंगे? चेक, चेक कंस्टेंट. कोई भी वैलिडेशन होता है तो चेक कंस्टेंट. फिर सिटी वैरकैट 2 शुड ओनली एक्सेप्ट बद्दी एंड राजपुरा, तो चेक कंस्टेंट, अगेन चेक कंस्टेंट. क्लियर है? मतलब आपके पास स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, एज एंड सिटी होना चाहिए, जिसमें 4 कंस्टेंट अप्लाई करने हैं. बस परसेंटेज में कोई कंस्टेंट नहीं लगाना, ओके. पहले रोल नंबर में रिपीटिंग वैल्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब यूनिक कंस्टेंट अप्लाई करना है. नेम में नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई नेम होना चाहिए, तो नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा.
एज शुड बी ग्रेटर देन 18, इट मींस चेक कंस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। सिटी शुड ओनली एक्सेप्ट बद्दी एंड राजपुरा, तो यहां भी चेक कंस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो बेटा, मैंने लिखा, सबसे पहले मैं चेक कर लूं कि मैंने टेबल क्रिएट, स्टूडेंट नाम का टेबल तो क्रिएट नहीं किया हुआ है, क्योंकि हो सकता है मैंने टेबल क्रिएट किया होगा। तो मैं पहले चेक कर लेता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अगर बना हुआ होगा तो ड्रॉप कर देंगे। तो इसमें कोई रो तो नहीं दिख रहा, लेकिन टेबल तो बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट। इसको जैसे ही मैंने ड्रॉप किया तो मैं अब टेबल क्रिएट कर सकता हूं। टेबल स्टूडेंट ड्रॉप्ड हो गया। ओके, अब देखो, अब मैं क्या बना रहा हूं, देखो समझते चलना बेटा। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल क्रिएट होगा। अब बेटा आप टेबल क्रिएट करना तो समझते हो, कैसे टेबल क्रिएट करते थे, रोल नंबर, आपने रोल नंबर बोला, नंबर टाइप का चाहिए, तो देखो रोल नंबर, और मैंने लिख दिया नंबर 3। अब मैंने देखो क्या लिखा उसके आगे, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट कीवर्ड है, उसके बाद जो मैंने C1 लिखा है, एक कंस्ट्रेंट का नाम है, आप कुछ भी लिख दो, वैलिड नेम कोई भी। तो पहला जो एक कंस्ट्रेंट है वो कीवर्ड है, देन C1 इज द कंस्ट्रेंट नेम, उसके बाद मैंने लिखा है यूनिक, तो कौन सा कंस्ट्रेंट लगा दिया, यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब बेटा अगर इसमें रिपीटेड वैल्यूज अगर आप एंटर करने की कोशिश करोगे तो C1 का एरर आएगा, C1 कंस्ट्रेंट का एरर आएगा, बिकॉज मैंने नाम दे दिया C1। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप कंस्ट्रेंट का नाम नहीं देते हो तो ओरेकल का जो कंपाइलर है, ओरेकल जो डेटाबेस है, ऑटोमेटिकली आपको एक कंस्ट्रेंट जनरेट करके दे देता है, कंस्ट्रेंट का नाम जनरेट करके दे देगा। मतलब कंस्ट्रेंट का नाम जनरेट होगा, आप दोगे तो आप जो दे रहे हो C1, C1 जनरेट होगा, उसका नाम C1 होगा, नहीं तो ओरेकल कोई नाम जनरेट करके दे देगा। इज दैट क्लियर? देन मैंने बोला नेम varchar 215, अब यहां मैंने नेम को क्या रखना था, नॉट नल, तो मैंने लिखा कंस्ट्रेंट कीवर्ड, कंस्ट्रेंट, देन कंस्ट्रेंट का नाम C2, और फिर मैंने लिख दिया बेटा नॉट नल। इज दैट क्लियर? देन मैंने लिखा परसेंटेज नंबर 5,2, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, कॉमा लगा दिया। अब देखो यहाँ कॉमा कॉमा लगा के ही आप सेपरेट करते थे, कॉलम्स को सेपरेट करते थे, वही कर रहा हूं मैं यहां भी। अब मैंने लिखा एज नंबर 4, उसके बाद लिखा मैंने कंस्ट्रेंट C3, तो कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, C3। उसके बाद मैंने लिखा चेक, चेक के बाद मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एज ग्रेटर देन 18। क्लियर है इतनी बात? यहां से बात समझ में आ रही है? ब्रैकेट में लिखते हैं, चेक कंस्ट्रेंट को ब्रैकेट में लिखते हैं, एज ग्रेटर देन 18। ओके, अब मैंने बोला सिटी varchar 2 कंस्ट्रेंट C4, चेक कंस्ट्रेंट लगाया, मैंने बोला सिटी इन बद्दी राजपुरा, सिटी जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए, केवल बद्दी को एक्सेप्ट करे और राजपुरा को, इसके अलावा कुछ भी अगर आप इनपुट करने की कोशिश करोगे, मतलब इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, एरर जनरेट होगा। इज दैट क्लियर? तो अब मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिए, रूल्स अप्लाई कर दिए, ठीक है, रूल्स एनफोर्स कर दिए बेटा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज इंसर्ट होंगे। इज दैट क्लियर? तो जैसा आप टेबल बनाते थे वैसा ही बनाना है, टेबल के कॉलम के साथ आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया। और ये आपका कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट है या टेबल लेवल, बताओ? कॉलम लेवल है, क्योंकि कॉलम के साथ लगाया हुआ है बेटा, ये सारे के सारे कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, रन करके देखते हैं। अब ये नेम ऑलरेडी यूज्ड आ रहा है बेटा, जस्ट मैं रुक जाओ, ये सारे जो कंस्ट्रेंट है ना पहले से बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूं, इनका नाम चेंज करता हूं, C11, कंस्टेंट के नाम मैं कर देता हूं S1, S2, S3 और S4। ठीक है, मैंने कंस्टेंट का नाम चेंज कर दिया बेटा, S1, S2, S3, S4। ठीक है, अब देखो मैंने यहां इसको रन किया, हो गया टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड, दिख रहा है सबको? स्टूडेंट टेबल क्रिएटेड हो गया, टेबल आपका बन गया विथ कंस्टेंट। अब देखो बेटा, अब मैंने बोला सबसे पहला इंसर्ट किया, अब बताते चलना मुझे, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और देखो पहला रोल नंबर के लिए वैल्यू लेना है, फिर नेम के लिए लेना है, देन परसेंटेज के लिए लेना है, देन एज के लिए लेना है, देन सिटी के लिए लेना है। मैंने बोला रोल नंबर जो मैं ले रहा हूं 1 ले रहा हूं, नेम है वो AB ले रहा हूं, देखो सिंगल कोट्स में,
परसेंटेज बिना कोट्स के होगा, नंबर टाइप का है, और एज जो है 22 ले रहा हूं, और बद्दी ये इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो कोई कंस्ट्रेंट वायलेट तो नहीं हो रहा है, सारे कंस्ट्रेंट फॉलो हो रहे हैं। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो 1 रो इंसर्टेड आ जाएगा, 1 रो इंसर्टेड। ओके, अब बेटा देखो, अब बेटा अगर मैं दोबारा 1AB 20.3 22 और बद्दी इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज रोल नंबर यूनिक है। चलो देखते हैं एरर जनरेट होता है या नहीं। जैसे ही इसको रन करूंगा बेटा, देखो क्या बोल रहा है, एरर स्टार्टिंग एट लाइन 11 इन कमांड, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, एरर रिपोर्ट, यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, और बकायदा नाम दे रहा है CSS_college.s1। अगर आप देखोगे तो इसका नाम S1 ही रखा है आपने, तो और आपको बताया जाएगा कौन से कंस्ट्रेंट को आप वायोलेट कर रहे हो। तो बेटा ऐसे इन्फोर्स करते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जब कंपनीज में काम करोगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो बट ऑब्वियस है जो टेबल्स होंगे बिना कंस्ट्रेंट्स के नहीं होंगे, 100% है, आपको कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड, अगर मैं नल इंसर्ट करने की कोशिश करूं रोल नंबर में, कोई दिक्कत है क्या? नल इंसर्ट करने की कोशिश करूं रोल नंबर में, वो यूनिक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? रन करता हूं मैं इसको, तो 1 रो इंसर्टेड। यूनिक का मतलब नल एक्सेप्ट कर सकता है, बस यूनिक होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। ओके, आगे बात करते हैं। अब लेकिन मैं इनेम में नल इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि मैंने कंस्टेंट क्या लिखा है, नॉट नल। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। S2 का एरर आना चाहिए, तो देखो यहां क्या एरर आ रहा है, कैनॉट इंसर्ट नल इनटू CSS_college student.name, बिकॉज नेम आप नल नहीं दे सकते। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अब अगर मैं 12AB 20.3 15 बद्दी इंसर्ट करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कर दिया बद्दी, चलेगा? क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, 18 से छोटा है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने देखो एज जो दिया 15 दिया, एज 15 दिया, तो फिर से देखो कंस्टेंट कौन सा एरर आ रहा है, S3, आप वायोलेट कर रहे हो। इज दैट क्लियर? ओके, अब बेटा मैंने बद्दी को स्मॉल कर दिया। आपको पता है वैल्यूज के टर्म में ओरेकल केस सेंसिटिव होता है, मैंने बी कैपिटल लिया हुआ था, यहां बी स्मॉल लिया हुआ है, एरर जनरेट करेगा, उसको नहीं पता, एरर जनरेट कर रहा है। देखो बद्दी नहीं ले पा रहा है, S4 वायोलेटेड। बद्दी के अलावा अगर मैंने चंडीगढ़ भी दे दिया, तो मैंने क्या बोला था, बद्दी और राजपुरा लेंगे केवल, चंडीगढ़ इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, एरर जनरेट करेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ऐसे हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं कॉलम लेवल पे। आगे बात करते हैं। अब अगर नॉर्मल, अगर आप टेबल बना के रखते हैं और नॉर्मल टेबल में ये सारे इंसर्शन करते हैं, जैसे कि यहां मैंने बताया हुआ है, जैसे मैंने बोला क्रिएट टेबल स्टूडेंट, बट ऑब्वियसली यहां आप स्टूडेंट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि टेबल पहले से बना हुआ है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टेबल क्रिएट करते और ये सारे इंसर्शन करते तो दिक्कत नहीं होती। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब मैं इस टेबल को कर देता हूं ड्रॉप। मैंने बोला ड्रॉप टेबल और मैंने बोला स्टूडेंट। तो जैसे ही टेबल ड्रॉप करूंगा, टेबल ड्रॉप हो गया कंप्लीटली। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा? अब मैं क्या करता हूं, अब देखो यहां, अब मैंने बोला क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर नंबर 3, नेम varchar 215, परसेंटेज नंबर 5,2, एज नंबर 4, सिटी varchar 2। मींस मैं एक टेबल स्टूडेंट फिर से क्रिएट कर रहा हूं, बट विदाउट एनी कॉलम कंस्ट्रेंट्स, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, तो बाद में भी टेबल क्रिएट होने के बाद भी आप कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो, टेबल क्रिएट होने के बाद भी। उसमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर कमांड यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर कमांड यूज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने टेबल क्रिएट किया, कर लिया। अब देखो टेबल नया क्रिएट हो गया बेटा। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, अगर टेबल क्रिएट कर लिया और आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई करने की कोशिश की, ठीक है, और टेबल पूरा एम्प्टी है, तो आप कंस्ट्रेंट कोई कभी भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टेबल में वैल्यूज हैं और मैं अगर बोलूं एज ग्रेटर देन 18 वाला, मुझे चेक कंस्टेंट लगाना है। चेक क्या लगाना है मुझे? एज ग्रेटर देन 18। तो अगर आपने रोज इंसर्ट पहले से किया हुआ है और उसमें एज की वैल्यू 15 है, तो कंस्टेंट अप्लाई नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही 15 इंसर्ट करके रखा है, तो पूरे टेबल में चेक कंस्टेंट अप्लाई नहीं होगा ना। मेरी बात को फिर से समझो, अगर आपने टेबल क्रिएट कर दिया लेकिन रोज इंसर्ट नहीं किया है, तो आप कंस्टेंट अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आपने रोज इंसर्ट किया हुआ है तो बट ऑब्वियस है जो भी आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करोगे वो पहली वाली वैल्यूज को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं तो कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो या तो आपका टेबल एम्प्टी है तो कंस्ट्रेंट लगा दो, अगर रोज आपने इंसर्ट किया हुआ है तो बट ऑब्वियस है आप ऐसे ही कंस्ट्रेंट लगा सकते हो जो पहले वाले रोज को भी सेटिस्फाई करे, नहीं तो उन रो को डिलीट कर दो, एक तरीका है। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने क्या किया, सबसे पहले ना इस टेबल में इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 12 एवी 20.3 15 और बद्दी इंसर्ट किया, देखो ठीक है, इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं चेक कंस्टेंट लगाना चाहूं 18 वाला तो दिक्कत है, क्यों? क्योंकि आपने 15 इंसर्ट कर दिया ना, यू हैव ऑलरेडी इंसर्टेड 15। ठीक है, अब जब आप कंस्टेंट अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18, वो आपके पहले वाले वैल्यूज को जो इंसर्टेड है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो एरर आएगा। देखो करके देखते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, cannot validate check constraint violated. An alter table operation tried to validate a check constraint to populate table that has no complying values. Complying values नहीं है, ठीक है, क्लियर हो रही बात? इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगर यही मैं काम करूं ड्रॉप करके, समझना फिर से, मैंने लिखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट और इसको ड्रॉप कर दूं मैं टेबल को, टेबल ड्रॉप हो गया, देन क्या करता हूं मैं फिर से टेबल क्रिएट करता हूं बेटा, क्रिएट टेबल। ठीक है, और अगर मैं अब एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहूं तो कर सकता हूं। अब कॉन्स्टेंट, अगर कंस्ट्रेंट आपको अप्लाई करना है ऑल्टर टेबल से, कैसे करते हो? ऑल्टर टेबल देन टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद लिखते हो ऐड, आपने ऐड लिखा, ऐड के बाद लिखते हो कंस्ट्रेंट कीवर्ड, कंस्ट्रेंट कीवर्ड के बाद लिखते हो कंस्ट्रेंट का नाम, देन आपने लिखा चेक, और चेक जैसे लगाते थे एज ग्रेटर देन 18। फिर से समझो, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, कंस्ट्रेंट कीवर्ड, देन कंस्ट्रेंट नेम, देन आप कंस्ट्रेंट का टाइप लिखते हो। क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कंस्ट्रेंट C1 चेक एज ग्रेटर देन 18। अब आप इसको रन करोगे, ये बिल्कुल सक्सेसफुली रन होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सॉरी सॉरी, यहां C1 जो है ना, C1 पहले से बना हुआ है ना, इसलिए S1 हो गया। क्लियर है? अब S1 तो आपने स्टूडेंट में बनाया हुआ था, क्यों हो गया? बिकॉज आपने टेबल को ड्रॉप कर दिया, टेबल को जैसे ही ड्रॉप किया उससे एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट भी ड्रॉप हो जाते हैं। फिर से समझो, कोई भी टेबल आपने ड्रॉप किया उससे एसोसिएटेड सारे कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो जाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बेटा आपने यहां देखो, जैसे ही इसको आप रन करोगे टेबल स्टूडेंट ऑल्टर्ड आ गया। अब अगर आप देखो, अब मैं लिखूं डिस्क्राइब स्टूडेंट तो आपको कंस्ट्रेंट भी दिखेगा। आप देखो, रन करो तो देखो यहां पास ये आ रहा है, नेम और नल का क्वेश्चन मार्क आ रहा है, नेम का और नल के बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब अगर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाओगे तो यहां पास नल के जो कहना चाहिए नल वाला कॉलम है वहां आपका लिखा हुआ आएगा कि ये नॉट नल है। क्लियर हो रही बात इतनी? ठीक है, अब देखो मैंने लिख दिया ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कंस्ट्रेंट C1, या इसको S2 बोल देता हूं मैं, S2 चेक एज ग्रेटर देन 18 एंड कोई और कंडीशन लगा सकते हो, सिटी इन, सिटी इन, और सिटी इन में क्या लिख दोगे, बद्दी एंड राजपुरा वाला। ठीक है, तो आप मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने लिखा ऑल्टर टेबल। अब अगर मान लो नॉट नल लगाना है, नॉट नल को हम अलग तरीके से यूज करते हैं, समझना, आप दूसरे कंस्ट्रेंट के लिए क्या करोगे, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कंस्ट्रेंट कीवर्ड, देन कंस्ट्रेंट नेम एंड देन कंस्ट्रेंट का टाइप। लेकिन जब नॉट नल लगाओगे तो मैंने आपको बताया पुराने ओरेकल के जो वर्जन्स थे वहां नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं था, नॉट नल एक प्रॉपर्टी था। नॉट नल क्या था? प्रॉपर्टी। और ऑल्टर टेबल से अगर प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई आप यूज करते थे कीवर्ड, इसीलिए नॉट नल के लिए मॉडिफाई यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। फिर से समझो, नॉट नल जो है पुराने वर्जन्स में ओरेकल के कंस्ट्रेंट ना होके प्रॉपर्टी था, और प्रॉपर्टी को अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो बट ऑब्वियस है उसके लिए आप मॉडिफाई यूज करोगे। इसीलिए नेक्स्ट वाले में अगर मैं लिखूं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट और मैंने उसके बाद बोला ऑल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई, और फिर मैंने बताया कॉलम नेम, रोल नंबर, कंस्ट्रेंट C2, और इसकी जगह मैं कर देता हूं S3,
नॉट नल। तो अब क्या होगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, मॉडिफाई, देन कॉलम नेम, और उसके बाद कंस्ट्रेंट कीवर्ड, देन कंस्ट्रेंट का नाम, और उसके बाद आपने टाइप बताया नॉट नल। तो आप रोल नंबर को कैसा बनाना चाह रहे हो, नॉट नल टाइप का बनाना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे ही रन करोगे टेबल स्टूडेंट ऑल्टर्ड। अब अगर आप इसको डिस्क्राइब करके देखो, देखो यहां आ गया नॉट नल। नल जो है कैसा है, सॉरी रोल नंबर कैसा है, नॉट नल जैसा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो मैंने बोला ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई परसेंटेज कंस्टेंट C3 यूनिक। अगर इसको रन करोगे ये एरर जनरेट करेगा। क्यों क्यों, बिकॉज यूनिक इज अ कंस्ट्रेंट, यूनिक इज नॉट अ प्रॉपर्टी, नॉट नल इज अ प्रॉपर्टी। दैट्स वाई वहां मॉडिफाई से काम होगा। यूनिक के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट और मैंने बोला ऐड कंस्टेंट C4 यूनिक सिटी, यूनिक सिटी बोला। अब सिटी कैसा हो जाएगा बेटा, यूनिक हो जाएगा। ठीक है, और सिटी के साथ आप यहां मल्टीपल कॉलम्स को भी आप यूनिक बना सकते हो। तो कैसे लिखोगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम यूनिक सिटी कॉमा, और सिटी के बाद यहां मान लो आपने परसेंटेज भी दे दिया, तो परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मान लो आपको कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है, अगर टेबल ड्रॉप कर दोगे तो कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। अब अगर कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है तो क्या लिखोगे, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम। जैसे ही आप करोगे रन, अगर C3 बना होगा तो ड्रॉप हो जाएगा, नहीं है तो मान लो मैं अगर यूज करता हूं जो यहां बनाया है मैंने, तो मैंने मान लो यहां S2 बनाया था, S2 को ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कंस्ट्रेंट S2, S2 भी नहीं बना हुआ है क्या, ये है नहीं, ये भी बता रहे है नहीं। S1 बना हुआ है या नहीं है, देखो देखो हो गया टेबल स्टूडेंट ऑल्टर्ड। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई, बन जाएगा। चलो अब मैं यहां तक इसको डिलीट करता हूं बेटा और लिखता हूं ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। अब जैसे ही ड्रॉप किया टेबल स्टूडेंट ड्रॉप हो गया, सारे कंस्टेंट भी चले गए। ठीक है, और फिर से मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं। मैंने बोला क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर नंबर 3, नेम वैर का 2, परसेंटेज नंबर टाइप का, एज नंबर टाइप का, सिटी वैर का 2 टाइप का यू। और अब उसके बाद देखो मैंने कॉलम लेवल कंस्टेंट लगाया है, कॉलम लेवल देखो कॉलम लेवल कंस्टेंट लगाया है, कैसे लगाया है, यूनिक परसेंटेज कॉमा एज, इसको बोलते हैं कॉलम लेवल कंस्टेंट। ये जो आपको दिख रहा है कॉलम लेवल है, क्यों, पूरा देखो कॉलम कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा यूनिक परसेंटेज कॉमा एज, परसेंटेज और एज को मैंने क्या बता दिया, यूनिक। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो टेबल लेवल जो कंस्टेंट होता है वो हम कहां लगाते हैं, पूरे कॉलम के कंप्लीट होने के बाद। और जनरली अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स में एक कंस्टेंट अप्लाई करना है तो टेबल लेवल कंस्टेंट अप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो जैसे ही इसको आप क्रिएट करोगे बेटा, कंस्टेंट के साथ क्रिएट होगा जिसमें आपके पास परसेंटेज और एज जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्राइमरी की को अगर हम कॉलम लेवल पे लगाएं तो कैसे क्रिएट करोगे, फिर ड्रॉप करता हूं मैं टेबल को, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, टेबल स्टूडेंट ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखो मैंने बोला क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, रोल नंबर मैंने कैसा बनाया, देखो नंबर टाइप का, कंस्ट्रेंट मैंने बोला P1 प्राइमरी की। अब एक कैसा बन गया, प्राइमरी की। लेकिन इस बात को ध्यान रखना एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। ठीक है, नेम मैंने बना दिया वैरकेट 2, परसेंटेज नंबर टाइप का, एज नंबर टाइप का, सिटी वैरकेट 2, और फिर यहां देखो टेबल लेवल भी लगाया है, यूनिक परसेंटेज एज। तो कॉलम लेवल और टेबल लेवल एक साथ लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परसेंटेज और एज टेबल लेवल पे लगाया और प्राइमरी की को मैंने कॉलम लेवल पे लगाया। ठीक है, अब इसको आप रन करोगे तो ये आपका टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड हो जाएगा विथ प्राइमरी की एज अ रोल नंबर कॉलम, सॉरी प्राइमरी की जो है वो रोल नंबर कॉलम पे है एंड परसेंटेज एंड एज पे यूनिक कंस्टेंट है। ओके, अब बेटा देखो आप ऑल्टर टेबल का यूज करके भी प्राइमरी की लगा सकते थे। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कंस्टेंट P1 प्राइमरी की और आपने ब्रैकेट में लिख दिया रोल नंबर।
तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। ऐसे बेटा हम कॉलम लेवल के और टेबल लेवल के कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात मुझे समझ में आ गई कि कैसे कंस्ट्रेंट अप्लाई किया जाता है, टेबल लेवल पे या कॉलम लेवल पे। अब बात करते हैं फॉरेन की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की या रेफरेंशियल की। ठीक है, तो फॉरेन की में कैसे कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं समझते हैं। तो मैंने बोला क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट टाइप। जब आप रेफरेंस की पे लगाओगे तो कैसे लिखोगे, देखो कॉलम 2 डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम और लिखते हो रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस के बाद पेरेंट टेबल का नाम। पेरेंट टेबल मतलब बेस टेबल जहां प्राइमरी की है। ठीक है, पेरेंट टेबल नेम और फिर कॉलम नेम। ऐसे करके आप कॉलम, अलग अलग कॉलम पे, मतलब अलग अलग कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, और रेफरेंसेस किस पे लगाओगे, जिसमें फॉरेन की लगाना है। समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा क्रिएट टेबल P1, प्रोडक्ट आईडी नंबर टाइप का है, और मैंने बोला कंस्ट्रेंट C1 प्राइमरी की। ठीक है, तो देखो यहां जो प्रोडक्ट आईडी है उसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, और प्रोडक्ट नेम और यूनिट प्राइस को कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया, और प्रोडक्ट आईडी को प्राइमरी की बना दिया। क्लियर है। दूसरा टेबल बनाया O1। O1 क्या है आपका, दूसरा टेबल है, उसमें ऑर्डर आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया, और प्रोडक्ट आईडी जो है, यहां देखो प्रोडक्ट आईडी लिया यहां भी, तो बट ऑब्वियस है एक टेबल का जो प्राइमरी की होता है दूसरे टेबल में यूज होगा तो फॉरेन की होगा। अब मैंने यहां लिखा प्रोडक्ट आईडी नंबर 5। देखो प्रोडक्ट आईडी क्या है, P1 में प्राइमरी की है, तो यहां क्या लिखूंगा, कंस्ट्रेंट C3, और बीच में लिखते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद प्राइमरी की वाले टेबल का नाम या पेरेंट टेबल का नाम, तो दैट इज P1, और कौन सा कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी। तो यहां ये बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो पेरेंट टेबल से रेफरेंस है, लिंक्ड है, और पेरेंट टेबल कौन सा है, P1 है। ठीक है, जहां प्रोडक्ट आईडी भी है, और फिर मैंने क्वांटिटी नंबर दिया जो कि जिसमें मैंने कोई कंस्ट्रेंट एनफोर्स नहीं किया। तो ऐसे बेटा हम रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं कॉलम लेवल पे। अब ध्यान रखना कुछ रूल्स हैं इसमें। आफ्टर अप्लाइंग रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट द इंसर्शन शुड ऑलवेज गो फ्रॉम पैरेंट टू चाइल्ड। मींस चाइल्ड में केवल वही वैल्यू इंसर्ट हो पाएंगे जो कि पेरेंट टेबल में है प्रोडक्ट आईडी के पास, और इसके अलावा नल इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना है तो सबसे पहले आपको पेरेंट टेबल में वो वैल्यू होनी चाहिए, या आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, दूसरी बात, in other words any new record should be first entered in parent table and then in the child table. We cannot delete a parent record if any existing child record is there. अब ध्यान रखो 2020 पेरेंट और चाइल्ड दोनों में है, प्राइमरी की वाले में भी है और फॉरेन की में भी है। 2020 सपोज दैट 20 वैल्यू, तो आप पेरेंट टेबल से 20 को डिलीट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि चाइल्ड टेबल में 20 है। डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जाओ चाइल्ड टेबल से डिलीट करो, तब डिलीट करना पड़ेगा पेरेंट टेबल से। ओके, सो वी हैव टू फर्स्ट डिलीट द चाइल्ड रिकॉर्ड बिफोर डिलीटिंग द पेरेंट रिकॉर्ड। So suppose the product ID 101 in P1 table has a matching row in O1 table. Then we cannot delete this row of P1 since its child exists in the table O1. ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं, however suppose the product ID 10 in P1 table has no matching row in O1 table. अगर मैचिंग नहीं है तो डिलीट कर दो, then we can delete the row of P1. As a solution to this we can use the on delete cascade और ऑन डिलीट सेट नल ऑप्शन। अब इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास, या तो ऑन डिलीट कैस्केड यूज कर लो या ऑन डिलीट सेट नल यूज कर लो। कैसे करेंगे देखो, अ फॉरेन की विद कैस्केड डिलीट मींस दैट इफ अ रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल इज डिलीटेड देन द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द चाइल्ड टेबल विल ऑटोमेटिकली बी डिलीटेड। दिस इज कॉल्ड अ कैस्केड डिलीट इन ओरेकल। अगर आप क्या करते हो, कैस्केड डिलीट रख देते हो, तो जैसे ही आप पेरेंट टेबल से डिलीट करोगे अब आपको एरर नहीं देगा, वो चाइल्ड से भी वो वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट कर देगा। ये फायदा है कैस्केड डिलीट का। सो अ फॉरेन की विद अ कैस्केड डिलीट कैन बी डिफाइंड इन आइदर अ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट और एन ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। आप ऑल्टर टेबल में भी लिख सकते हो या क्रिएट टेबल के साथ भी दे सकते हो, दोनों से चलेगा। कैसे दोगे देखो, आपने लिखा क्रिएट टेबल P1, प्रोडक्ट आईडी को आपने प्राइमरी की बना दिया, प्रोडक्ट नेम और यूनिट प्राइस पे आपने कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया। अब देखो यहाँ ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की बनाया, प्रोडक्ट आईडी को यहाँ आपने बोला रेफरेंसेस P1 प्रोडक्ट आईडी मतलब फॉरेन की बनाया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है,
ऑन डिलीट कैस्केड। तो जैसे ही ऑन डिलीट कैस्केड लिख दोगे, अब डिलीशन अलाउड है, और जैसे ही डिलीट करोगे फॉरेन की टेबल मतलब जो चाइल्ड टेबल है उससे भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा वो वैल्यू, कॉमन वैल्यू डिलीट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका है ऑन डिलीट सेट नल। अब क्या कर दो, आप कैस्केड की जगह ये जो ऑन डिलीट कैस्केड लिख रहे हो ना, इसकी जगह लिख दो ऑन डिलीट सेट नल। तो क्या करेगा, जैसे डिलीट करोगे पेरेंट टेबल में, चाइल्ड टेबल में उसका जो वैल्यू होगा वो नल हो जाएगा, जो मैचिंग वैल्यू होगा वो नल हो जाएगा। ठीक है। सो फॉरेन की विथ एन ऑन डिलीट सेट नल मींस दैट if a record in the parent table is deleted, then the corresponding record in the child table will have the foreign key field set to null. The record in the child table will not be deleted. A foreign key with on delete set null can be defined in either a create table statement or an alter table statement. ठीक है, यहां बात ध्यान रखना। तो ऑन डिलीट सेट नल से मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है वो क्या कर देगा, डिलीट ना करके नल कर देगा। तो अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट को कॉलम लेवल या टेबल लेवल पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर टेबल की मदद से हम टेबल क्रिएट होने के बाद भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट को हम ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने कंस्ट्रेंट का नाम नहीं दिया तो आप उसको व्यू भी कर सकते हो। अगर आपको कंस्ट्रेंट का नाम पता भी नहीं है, मान लो दिया था और आपको याद नहीं है, तो तरीका क्या है, कंस्ट्रेंट के नेम को डिस्प्ले करने का तरीका देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर कॉलम्स वेयर टेबल नेम इक्वल टू P1। तो आपको P1 टेबल के सारे कंस्ट्रेंट दिख जाएंगे। क्लियर हो रही बात। जैसे इसको अगर मैं रन करके देखूं तो देखो, इसको रन करके समझते हैं। तो यहां देखो, सी हैज कॉलेज ओनर है, कंस्ट्रेंट का नाम C1 है, टेबल का नाम P1 है, और कॉलम प्रोडक्ट आईडी पे कंस्ट्रेंट C1 लगा हुआ है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलम पे कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है। तो अब मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।